इस वाले पार्ट में अपन को यहाँ से पढ़ना था। देखो, सल्की उपकला उत्तक, यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। मतलब कि जो सल्की उपकला उत्तक है उसमें कोशिकाएं चपटी आकार की होती हैं और एक पतला सा स्तर होता है जिससे इसका निर्माण होता है, जिसके किनारे अनियमित किनारे होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े में वायुकोश में पाया जाता है। ये बोलना चाह रहा है कि ये जो सल्की उपकला उत्तक है ना, ये हमारी रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़े के वायुकोश यानी कि फेफड़े में जो कुपिकाएं होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। अब आपको पता है कि रक्त वाहिकाओं में भी विसरण की आवश्यकता होती है, O2, CO2 इन सबको पहुँचाना होता है ना। और फेफड़े में भी रक्त वाहिकाओं और फेफड़े के बीच एक्सचेंज होता ही रहता है O2 CO2 का, तो उन दोनों ही जगह सल्की उपकला उत्तक पाई जाती है। ओके, और विसरण करने का कार्य करती है। उसके बाद आता है घनाकार उपकला। यह उत्तक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है, घन जैसी कोशिकाओं का बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यह सामान्यतः वृक्कों के वृक्क को, पता है ये वृक्क को किसको बोलते हैं? इसको वृक्क को बोलते हैं किडनी को, और वृक्क को बोलते हैं नेफ्रॉन को। यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, उस नेफ्रॉन का जो नलिकाकार भाग है वहाँ पर पाई जाती है घनाकार उपकला, तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती है। जो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है, तो ग्रंथियों की वाहिनियों में भी घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्त्रावण और अवशोषण है। मुख्य कार्य स्त्रावण यानी सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। अब आपको पता है कि ग्रंथि है, तो वैसे भी ग्रंथि का कार्य हार्मोन जैसे कि हार्मोन होता है तो उसको वो स्त्रावी करेगी, उसका सिक्रीशन ही करती है। ग्रंथि का कार्य तो मेन होता ही है ये। कुछ ग्रंथियाँ हो सकता है ऑब्जॉर्प्शन का भी करे, बट वृक्कों में तो दोनों ही वर्क होता है। कैसे? कुछ खनिज लवण का उनको सिक्रीशन करना हो सांद्रता को बनाए रखने के लिए, या वाटर का एब्जॉर्प्शन करना हो, तो दोनों ही वर्क होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? घनाकार उपकला उत्तक के द्वारा। ओके, वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयित सूक्ष्म नलिका। फिर से यहाँ आया किडनी में नेफ्रॉन की समीपस्थ वलयित, मतलब कि पास वाली जो सूक्ष्म नलिका है, जिसे अपन बोलते हैं PCT, है ना, कि उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। यानी किडनी की जो पास वाली नलिका होती है PCT, उसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, यानी माइक्रोविलाई होते हैं। बस ये घनाकार उपकला के बारे में इतनी ही बात बोली यहाँ पर इस पैराग्राफ में। इसके बाद आया स्तंभकार उपकला। स्तंभकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है। ये देखो, स्तंभकार उपकला लंबी है, पतली है और एक ही स्तर ही है। एक के ऊपर एक स्तर नहीं है, एक ही स्तर है। ओके, केंद्रक पाए कोशिका के आधारी भाग में होता है। ये केंद्रक है, कोशिका के आधारी भाग में है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। देखो ये यहाँ दे रखा पक्षमाप, ये तो सिलिया का है, बट सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई ये भी होते हैं। ओके, तो केंद्र पर कोशिका के आधारी भाग में होते हैं। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्मांकुर होते हैं माइक्रोविलाई, जो स्तंभकार उपकला में पाए जाते हैं, वो स्तंभकार उपकला के साथ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो बताया गया है। आमाशय, आंत तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं, और ये स्त्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। देखो, दोनों का कार्य एक ही है, चाहे घनाकार उपकला हो चाहे स्तंभकार उपकला हो, दोनों का कार्य एक ही है, स्त्रवण अवशोषण करना। ठीक है, बट डिफरेंट जगह पाई जा रही है, डिफरेंस इतना है। ओके, तो ये हो गया। यदि इन स्तंभकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाप होते हैं तो इसे पक्षमापी उपकला कहते हैं। पक्षमाप होते हैं तो इन्हें पक्षमापी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। पक्षमाप का कार्य बता रहे हैं कि जो पक्षमाप है उनका कार्य क्या है। तो पक्षमाप क्या कार्य कर रहा है? पक्षमाप कार्य कर रहा है कि कणों और श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना, एक निश्चित दिशा में ले जाना। यह मुख्यतः श्वसनिका यानी अपनी ब्रोंकियोल में तथा डिम्बवाहिनी, डिम्बा यानी फैलोपियन ट्यूब नलिका, जिसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्तंभकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है।
सिक्रीशन करने की विशेषता होती है। ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि है तो अपन को सबको पता है ग्रंथि सिक्रीशन का वर्क करती है, इसलिए इसको उपकला ग्रंथिल बोल दिया। ठीक है, इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि मतलब एक कोशिक ग्रंथि है ना, जैसे आहारनाल की कलश कोशिका। आहारनाल की जो कलश कोशिका होती है, आहारनाल की कलश कोशिका एक कोशिक ग्रंथिल होती है। ठीक है, उसके बाद बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज, उदाहरणतः लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग बताने से पहले मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। देखिए, ये ग्रंथिल उपकला है, यह एक कोशिका का डायग्राम है, बहुकोशिक का डायग्राम है। अब आप कहोगे कि एक कोशिक डायग्राम में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बट नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। एक कोशिक डायग्राम ऐसा ही होता है, कोशिक ग्रंथि ऐसी ही होती है। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि एक कोशिक ग्रंथि ऐसी बनी होगी जैसे कि उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, है ना। तो ये एक कोशिक ग्रंथि का डायग्राम है और ये बहुकोशिक ग्रंथि का डायग्राम है। इसके बाद फिर से अपन यहाँ आते हैं। ठीक है, दो भागों कौन कौन से हैं ये पढ़ते हैं, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। कौन सी ग्रंथि से? बहिस्रावी ग्रंथि से। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं, वाहिनियाँ यूज में आती है, उन्हीं के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट अपन इधर से उधर डालेंगे, इधर से उधर भेजेंगे। और इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। इसके उत्पाद हार्मोन हैं जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। ओके, उसके बाद संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों यानी बहुस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार स्त्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। यानी कि इस बात से, इस लाइन से ये बात तो क्लियर है कि जो स्त्रावण और अवशोषण का कार्य है वो मेनली सरल उपकला करती है। संयुक्त उपकला ये वर्क नहीं करती है, इसकी भूमिका इसमें सीमित है, थोड़ा बहुत करती है, ज़्यादा सरल उपकला करती है। ओके, तो ये लाइन फिर से पढ़ती हूँ। संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों यानी बहुस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार स्त्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। अब संयुक्त उपकला है, एक से ज़्यादा लेयर है, तो अपन समझ सकते हैं ये बात कि एक से ज़्यादा लेयर है तो अपनी रासायनिक यानी जैसे कोई एंजाइम है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अपने को हानि पहुंचाएगा उससे अपनी रक्षा करेगी। और यांत्रिक प्रतिबलों यानी कोई भी चोट वोट से इन सब से अपन को बचाएगी। मतलब इसका मुख्य कार्य रक्षा करना होगा। ठीक है, ये त्वचा की शुष्क सतह, हमारी त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतर आस्तर को ढकता है। ओके, उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। इस लाइन का मैं मीनिंग बताती हूँ। देखो, अंतर कोशिकीय पदार्थ यानी कि इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के द्वारा बंधी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और ये लाइन आगे भी आई थी, मैंने आपको बताया था पहले, है ना। लगभग सभी प्राणी उत्कों में कोशिकाओं के विशेष जोड़, कोशिकाओं को जोड़ने वाले विशेष जोड़ होते हैं, है ना, जिन्हें व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य उत्कों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। ये लाइन यहाँ देखना, उपकला और अन्य उत्कों में, याद रखना, उपकला और अन्य उत्कों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। यह है दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को उत्तक से बाहर निकालने से रोकती है। दृढ़ संधि का कार्य क्या है? दृढ़ संधि पदार्थों को उत्तक से बाहर निकालने से रोकती है। आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अंतराली संधि आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है। आई होप समझ में आया होगा आपको।